तो चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे विप्रो के दूसरी तिमाही के नतीजों की। विप्रो ने दूसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है और जिस तरह से आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर नंबर्स देख रहे हैं, जो एबिट मार्जिन है 16.7% रहा है, जबकि अनुमान 16.8% का था। वहीं अगर हम आई की बात करें तो 22,641 करोड़ ये नंबर सामने आया है और वही उम्मीद भी इसके आसपास की ही थी। 22,700 करोड़ का अनुमान यहाँ पर लगाया गया था। और ये इस वक्त जो बड़ी ब्रेकिंग आप देख रहे हैं, Q2 के नतीजे आईटी कंपनी विप्रो की तरफ से जारी किए जा चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें कि जो ईयर ऑन ईयर या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो किस तरह के नंबर्स इस पूरे रिजल्ट्स में रहे हैं, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीसी रेवेन्यू 0.3%, जबकि अनुमान जो क्यू ऑन क्यू था 0.2% का था। तो इन नतीजों पर पूरे एनालिसिस के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह। गौरांग जी, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, जो नंबर सामने आए हैं विप्रो के, किस तरह से दिख रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो जो आंकड़े अभी आपके समक्ष और मेरे समक्ष है, उसको देखते हुए एक अच्छी बात ये लग रही है कि कोई निराशा नहीं है, विप्रो में भी नहीं है और बाकी अन्य जो आईटी कंपनी के नतीजे आए थे वो थोड़े बहुत सकारात्मक थे। इन आंकड़ों को देख करके ज्यादा उत्साह तो नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से नतीजों के पश्चात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या फिर एनालिस्ट मीट होगी, उसको लेकर के थोड़ा स्पष्टीकरण कारोबार को लेकर के अगर मैनेजमेंट देती है तो फिर दशा और दिशा के बारे में पता चलेगा। लेकिन जैसे मैंने बताया, निराशा नहीं है, एक अच्छी बात। बिल्कुल, जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है इस पर नजर रहेगी। गौरांग जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बोला कि जितनी उम्मीद थी कमोबेश आसपास ये नंबर शुरुआत में दिखाई दे रहे हैं, विस्तार से जानकारी कॉन्फ्रेंस के बाद ही मिल पाएगी। ओवरऑल अगर हम इस पूरे आईटी सेक्टर की बात करें तो अब तक जो नतीजे आए हैं उसे देखते हुए ओवरऑल आउटलुक कैसा दिख रहा है आपको आईटी में? तो देखिए, अनुमान था और खास करके लोगों को आईटी क्षेत्र से अनुमान था कि दूसरी तिमाही के नतीजे आईटी क्षेत्र के खराब आएंगे और काफी लोगों ने तो ये भी राय दी थी कि आईटी क्षेत्र के शेयर से दूर रहे। लेकिन हमारी विचारधारा थोड़ी विपरीत थी। हमें पता था कि थोड़ी बहुत दिक्कत है छोटी मध्यम अवधि के लिए, लेकिन पूर्ण रूप से नजरअंदाज करना आईटी क्षेत्र में निवेश लायक जो कंपनी है उसमें, ये मेरे ख्याल से ये सकारात्मक रणनीति नहीं होगी। लेकिन जितने भी नतीजे आए हैं अब तक के आईटी कंपनी के, मेरे ख्याल से वो उम्मीद से थोड़े बहुत बेहतर आए थे। उम्मीद तो बहुत ही नकारात्मक थी, लेकिन उस नकारात्मक उम्मीद से थोड़े बहुत बेहतर आंकड़े आए और ये थोड़ा बहुत अंदाजा हम लगा सकते हैं कि शायद तीसरी और चौथी तिमाही में सुधार, अगर भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड व्यवहार को लेकर के या फिर प्रस्ताव को लेकर के जो विवाद चल रहा है और काफी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, अगर वहां पर सही सिक्के और मोहर लग गई तो मेरे ख्याल से आईटी क्षेत्र में आपको बहुत बड़ा परिवर्तन आता हुआ दिखेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरांग जी इस पूरे एनालिसिस के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं शेयर बाजार की। सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी पर बाजार में दिवाली रही। सेंसेक्स निफ्टी शानदार बढ़त के साथ बंद हुए। साथ ही मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में भी खरीदारी देखने को मिली। मार्केट की पूरी डिटेल्स अब लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, आपसे जानना चाहेंगे आज कैसा रहा बाजार का मूड? तो हफ्ते का चौथा कारोबारी दिन डेफिनेटली बाजार में एक अच्छा खासा मोमेंटम आज के सत्र में देखने को मिला है। बैंक निफ्टी की बात करी जाए तो इसने अपने फ्रंट फुट पे आके बैटिंग की है। निफ्टी भी अच्छे खासे गेन्स के साथ बंद हुआ है और मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छे खासे गेन्स जो है आज के सत्र में देखे गए हैं। इसके अलावा अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करी जाए तो मेजॉरिटी ऑफ सेक्टर आज जो है वो हरे निशान के साथ ही बंद हुए हैं। कुछ ही सेक्टर ऐसे थे जैसे कि ऑयल एंड गैस हो गया, उसमें थोड़ा सा जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन बाकी के सेक्टर्स में एक अच्छा खासा मोमेंटम। निफ्टी ऑटो की बात कर ली जाए तो यहाँ पे तो हमें अर्ली ट्रेड में 1.5% तक के गेन्स जो हैं वो देखने को मिले हैं। स्टॉक स्पेसिफिक बात करी जाए तो देखते हैं सबसे पहले निफ्टी में बढ़ने वाले कौन से शेयर्स रहे हैं। नेस्ले इंडिया, टाटा कंज्यूमर, कोटक महिंद्रा बैंक और टाइटन एफएमसीजी पैक में भी अच्छी खासी रौनक आज के सत्र में देखने को मिली है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो एचडीएफसी लाइव, यहाँ पे नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद रिफ्लेक्शन इटर्नल के नंबर आए, नंबर्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग रहे, जिसके बाद यहाँ पे 2% की गिरावट देखने को मिली है। श्रीराम फाइनेंस और एसबीआई
SBI लाइफ आज थोड़े से प्रेशर में बंद हुए हैं। मिड कैप के नंबर्स की तरफ नजर डाली जाए तो देखिए ओबेरॉय रियलिटी, सोना BLW, SRF और गोदरेज प्रॉपर्टीज में अच्छे खासे गेन। रियलिटी पैक और इनफैक्ट जो ऑटो एंसिलरी पैक है US इंडिया के ट्रेड के चलते यहाँ पे एक बस देखने को मिला है। लूजिंग पॉकेट में मैक्स फाइनेंशियल, डिलीवरी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और NLC इंडिया में जो है वो इस टाइम पे थोड़ा सा पेन आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जिस्ट ऑफ द मार्केट आज देखा जाए तो अच्छे खासे गेन्स हमें सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक देखने को मिले हैं। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। अर्निंग ग्रोथ और GST रेट कट की पर क्या असर पड़ रहा है, इसकी तस्वीर दिसंबर से साफ होगी, कहना है MOFSL के चेयरमैन एंड को फाउंडर रामदेव अग्रवाल का। हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंगल से खास बातचीत में उन्होंने बैंकिंग, इंश्योरेंस और डिजिटल से जुड़े स्पेस में आउट परफॉर्मेंस की बात की है। बैंकिंग पर आप क्लियरली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सुनाई दे रहे हैं। मतलब मेरे ख्याल से आप 7 या 8 बार ऑलरेडी बैंकिंग बोल चुके हैं। हाँ। और जो आपने बात कही क्रेडिट ग्रोथ की, जो RBI गवर्नर हैं उन्होंने भी पिछली बार आए तो उन्होंने कहा था कि शायद एक ही रेट कट बाकी सिस्टम में, लेकिन पिछली पॉलिसी में उन्होंने क्लियरली बोला था कि अब हमारा फोकस ग्रोथ पर होगा और अब हम जो ज़रूरत होगी वो करेंगे। तो यहाँ से आपको लग रहा है कि ये जो लोगों की EMIs कम होंगी, वो सब जो मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा, तो बैंकों में आप किस पॉकेट में सबसे ज़्यादा बुलिश है फिर बैंकों को लेकर? या आपको लग रहा है कि पूरा बैंकिंग सिस्टम, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम, पूरा NBFC सिस्टम सब चलेगा? नहीं, देखिए लेंडिंग जो है ना आपका, द मोमेंट क्रेडिट एक्सपांड्स द मैजिक स्टार्ट्स, देन द इशू इज कौन से बैंक में अच्छा लीडरशिप है। डिस्ट्रीब्यूशन तो सबके पास, मतलब बड़े बैंक के पास ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन, छोटे बैंक के पास अपना निश है नॉल, बट लीडरशिप में वो दम है क्या? जैसे आपने M&A बैंकिंग दे दिया, सी लुक एट what government's intention is. गवर्नर साहब क्या कर रहे हैं? He is releasing the pockets which were never open. अच्छा, उनको यदि सजेशन मिलेगा, उनको समझ में आया तो वो भी करेंगे वो। सी जब सरकार लग जाती है ना काम पे कि भाई हमको ग्रोथ चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो मतलब उनके पास बहुत हथकंडे हैं। भाई आप GST मान लो 18% की है, GST 12 कर दो, आग लग जाएगी बाजार में। तो बहुत सारे हथकंडे इनके पास में, सो हाउ मच गवर्नमेंट वांट्स। अच्छा, गवर्नमेंट जो है ना हर तरीके से, चाहे सेबी से हो, इन टर्म्स ऑफ RBI हो, चाहे फिस्कल हो, टैक्स कट हो, मतलब हर तरीके से आप हवन में घी डाल रहे जा रहे हो। अब वो थोड़ा तो टाइम लगेगा ना रिवर्स करने में। तो मेरे को लगता है कि दिसंबर क्वार्टर शुड बी अ गुड क्वार्टर टू जज। ये जो GST का जो बीच में 12-13 दिन का जो विंडो आ गया था, 20 दिन का था, वो 20 दिन का, उससे लग रहा है आपको थोड़ी इक्वेशन खराब हो गई? बहुत खराब हो गया, थोड़ा अनसेटल हो गया। सितंबर क्वार्टर खराब ही हो गया। तो सब रोते हुए आएंगे रिजल्ट, है ना। और उसके बाद अब कमेंट्री कब आएगा? से मान लो अक्टूबर एंड में आया, तब तो उसको 4 हफ्ते का उसको या 5 हफ्ते का उसके पास पोस्ट दशहरा वर्किंग रहेगा। तो मैं कंपनी से बात करता हूँ तो सब कंफ्यूज हो गए हैं कि जो अच्छा चल रहा है राइट नाउ, सब एवरीबडी इज डूइंग वेरी वेल, लेकिन उन्होंने इतना हिल गया थे 20 दिन में कि उनकी हिम्मत, जबान नहीं खुल रही है कि भाई मतलब वी आर इनटू अ टेरिफिक टाइम कर गए, पर्टिकुलरली ऑटोमोटिव। तो मुझे लगता है कि आई विल बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑन डिसंबर रिजल्ट्स। कंजम्पशन पिकअप एंड लेट्स हियर द कमेंट्रीज। आपको इंश्योरेंस में 18% से 0% कर दिया आपने, लाइफ इंश्योरेंस वेरी लार्ज सेगमेंट एंड वेरी अंडर पेनिट्रेटेड। इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। हालांकि शॉर्ट टर्म देयर इज अ चैलेंज बिकॉज इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा तो उनको लॉस होगा थोड़ा सा, बट समझना चाहिए कि क्या भाई, देखिए आपको 100 रुपये देते थे आप, उसमें से आप 80, 82, 83 रुपये आप इंश्योरेंस के लिए यूज़ करते थे और 18% डेली को भेजते थे आप। अब वो 18% डेली भेजने का काम खत्म हो गया। तो पूरा आप 100 रुपये देते, 100 रुपये का आपको इंश्योरेंस पॉलिसी मिलेगा। ऐसा तो डील कभी मिला ही नहीं है। ठीक बात है। यू आर टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 20% मोर काइंड ऑफ कवरेज एंड अंडर पेनिट्रेटेड, अंडर कवर्ड है। जिन्होंने लिया उन्होंने भी छोटा पॉलिसी लिया है। बिल्कुल। तो लेकिन इस सब में होने में 6-8 महीने लगेगा, तो माहौल बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो मुझे लगता है कि दिसंबर से चालू होगा एंड वी शुड हैव गुड टाइम।
डिफेंस सेक्टर के लिए कल का दिन काफी अहम है। तेजस एयरक्राफ्ट के सबसे एडवांस वर्जन LCA Mk-1A की तीसरी असेंबली लाइन से बनकर तैयार होने वाले पहले एयरक्राफ्ट को कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रोल आउट करेंगे। ये HAL के नासिक प्लांट में बनने वाला पहला मार्क 1A एयरक्राफ्ट होगा। नासिक प्लांट से मार्क 1A एयरक्राफ्ट की असेंबली लाइन का जायजा लिया हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय ने। इस वक्त हम खड़े हैं HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नासिक प्लांट में। ये नासिक प्लांट की ये असेंबली लाइन है। ये जो असेंबली लाइन है इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर ये जो मेरे पीछे आपको एयरक्राफ्ट दिख रहा है, ये एयरक्राफ्ट पहली बार यहाँ बनकर तैयार हो रहा है। इस एयरक्राफ्ट की खासियत ये है कि ये तेजस एयरक्राफ्ट का सबसे एडवांस वर्जन है, जिसको मार्क 1A कहते हैं। ये मार्क 1A जो है ये सबसे एडवांस वर्जन माना जाता है और उसका पहले से प्रोडक्शन बेंगलुरु में हो रहा था, लेकिन बेंगलुरु में 2 प्रोडक्शन लाइन थी। अब यहाँ पे एक अलग से प्रोडक्शन लाइन नासिक में शुरू की गई है और इस बेंगलुरु में 16 ऐसे एयरक्राफ्ट बनाने की सालाना उत्पादन क्षमता थी। नासिक में 8 ऐसे एयरक्राफ्ट सालाना बनाने की क्षमता होगी, यानी HAL की कुल उत्पादन क्षमता बढ़ करके 24 ऐसे मार्क 1A की हो जाएगी। यानी हर साल HAL अब 24 मार्क 1A एयरक्राफ्ट बना सकेगा और इस नासिक के प्रोडक्शन लाइन से बनने वाले पहले मार्क 1A फ्लाइट का रोल आउट या फिर कहें कि उड़ान कल रक्षा मंत्री के सामने किया जाएगा। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर आ रहे हैं और इसकी खास बात बता दूं कि इसके साथ ही HAL जो है, HAL के पास जितने भी ऑर्डर हैं अब तक कुल 180 मार्क 1A का ऑर्डर आ चुका है। अब इस प्रोडक्शन लाइन के शुरू होने के बाद, असेंबली लाइंस के शुरू होने के बाद HAL अपने ऑर्डर को समय पर पूरा कर सकेगा, इस बात की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। इस नए प्रोडक्शन लाइन को लगाने में HAL ने करीब 150 करोड़ रुपए का यहाँ पे निवेश किया था और खास बात यह है ये जो मार्क 1A एयरक्राफ्ट है ये कई मायनों में काफी ज्यादा एडवांस है। यहाँ पे एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरियल है, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है, इसका रेंज काफी ज्यादा है और कई मायनों में कहें तो ये दुश्मनों को छक्के छुड़ाने वाले एयरक्राफ्ट माना जाता है और इंडियन एयरफोर्स इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और यही वो एयरक्राफ्ट है जिसमें GE से आने वाले इंजन लगाए जाएंगे और GE से अब तक 4 इंजन आ चुके हैं, बाकी इंजन आएंगे। तो जैसे जैसे एयरक्राफ्ट बनता जाएगा उस इंजन को इसमें लगाया जाएगा और फिर यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स की ताकत और पूरे डिफेंस की भारत की ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। लक्ष्मण रॉय, नासिक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंध्र प्रदेश दौरे की। आज आंध्र प्रदेश के कुरनूल में 13,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। ये परियोजनाएं कई क्षेत्रों से संबंधित है। इसमें पावर, ट्रांसमिशन, सड़क, रेलवे, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की योजनाएं शामिल हैं। सरकार आंध्र प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर खास जोर दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आंध्र प्रदेश में डबल इंजन की सरकार तेज विकास कर रही है। पीएम ने चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के नेतृत्व की भी तारीफ की। पिछले 16 महीनों में आंध्र प्रदेश में विकास की गाड़ी तेज गति से दौड़ रही है। डबल इंजन की सरकार में अभूतपूर्व प्रगति हो रही है। आज दिल्ली और अमरावती मिलकर तेज विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीसेलम में मल्लिकार्जुन मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री के साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी CM पवन कल्याण भी मौजूद थे। आपको बता दें, मल्लिकार्जुन देश के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। साथ ही ये इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके कैंपस में एक शक्तिपीठ भी है। प्रधानमंत्री यहां श्री शिवाजी स्फूर्ति केंद्र भी गए। ये ध्यान केंद्र छत्रपति शिवाजी महाराज ने श्रीसेलम अभियान की याद में बनाया है। शिवाजी महाराज ने 1677 में श्रीसेलम पहुंचकर मल्लिकार्जुन मंदिर में पूजा अर्चना की थी।
तो दिवाली बस कुछ ही दिन दूर है और दिवाली के मौके पर देश भर में फूलों की खरीदारी बढ़ गई है। इस बार अच्छी बारिश की वजह से फूलों का उत्पादन बढ़ा है, जिससे थोक बाजार में कीमतें भी घटी हैं। अहमदाबाद में महाराष्ट्र और कर्नाटक से बड़ी मात्रा में फूलों की सप्लाई की जा रही है। इस बार दिवाली के मौके पर कौन से फूलों की डिमांड सबसे ज्यादा है, जानने की कोशिश की संवाददाता केतन जोशी ने। पूरे देश से इस अहमदाबाद की होलसेल फूड मार्केट में फूल आते हैं और इस बार क्या है दाम, आइए जानते हैं। बताइए कौन कौन से फूल यहाँ कहाँ से आते हैं और दाम कैसा है? लोकल भी आते हैं और बाहर से भी आते हैं, आउट स्टेट से, जैसे इंदौर है, उज्जैन है, रतलाम है, अजमेर है और नासिक, पूना और गुजरात सब मिला के। कौन कौन से फूल आते हैं और दाम क्या है? गेंदा है, फिर लिली, सेवंती, पत्ती, गुलाब की ज्यादा। दाम ज्यादातर दिवाली पर बढ़ जाता है, इस बार क्या सिनेरियो है? इस बार पिछली दिवाली के हिसाब से 20-30 रुपए का वेरिएशन है, कम रेट है, आवक ज्यादा है तो उसकी वजह से 20-30 रुपए कम है। तो आप अपने घर पर इस दिवाली पर अच्छी सजावट भी कर सकते हैं और भगवान की पूजा भी कर सकते हैं, क्योंकि फूलों के दाम में ज्यादा आवक होने के कारण स्थिरता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। चलिए अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। दिवाली के मौके पर हर घर में पारंपरिक व्यंजन तो बनते ही हैं, लेकिन ज्यादा मीठा, तेल, घी से डर भी लगता है। पारंपरिक व्यंजनों को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं तो वो हेल्दी हो जाएंगे और साथ ही स्वाद भी बना रहेगा। तो इसी पर ही आज हम कंज्यूमर अड्डा में खास चर्चा कर रहे हैं। दिवाली की थाली स्वाद और सेहत वाली, शाम 5:57 पर जरूर देखिए। साथ ही आपको बता दें 6:27 पर एक और खास शो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं पर कंफ्यूजन है कि कैसे, तो दिवाली के मौके पर सही फंड्स कैसे बनाएं और सही स्ट्रैटेजी, इस पर हमारे एक्सपर्ट आपको सलाह देंगे। तो जरूर देखिए आज शाम 6:27 पर दिवाली के मनी मंत्र।